नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे की गुड न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। तो आज की सबसे पहली हमारी गुड न्यूज है भारत नामीबिया दोस्ती की। 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे। नामीबिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी विंडहोक के एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद उनका पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कलाकारों के साथ ढोल भी बजाया। नामीबिया के स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। ये 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया की राजधानी विंडहोक में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जिस होटल में ठहरे हैं उसमें प्रधानमंत्री से मिलने बड़ी संख्या में भारतीय और भारतवंशी लोग पहुंचे। नामीबिया की राष्ट्रपति नेतुम्बो नदी ने नामीबिया के स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदेत्वा ने नामीबिया के विंडहोक में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी की। इस दौरान कई समझौतों और प्रस्तावों पर सहमति बनी और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में बसा नामीबिया हीरों, यूरेनियम और तांबे जैसी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। भारत इस संसाधन समृद्ध देश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनकर उभर रहा है। 2022 में चीता ट्रांसफर समझौते के बाद भारत नामीबिया रिश्तों को नया आयाम मिला है। अब दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और स्किल डेवलपमेंट में भी साझेदारी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी नजर आ रही है। दोनों देशों में साल 2024-25 में दोनों तरफ से करीब 4,858 करोड़ का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 2,798 करोड़ और नामीबिया से आयात 2,061 करोड़ का है। दोनों देशों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 2,320 करोड़ का व्यापार हुआ है। इसमें भारत का निर्यात 2,004 करोड़ था। वहीं 2023 की बात करें तो अप्रैल और नवंबर के बीच 178% की बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के बीच लगभग 5,500 करोड़ का व्यापार हुआ है। भारत मुख्य रूप से नामीबिया से हीरे, यूरेनियम, कांसे और एनिमल प्रोडक्ट्स का आयात करता है, जबकि भारत नामीबिया को फार्मास्यूटिकल, मोटरसाइकिल्स, मशीनरी और रेडीमेड वस्त्र निर्यात करता है। भारत नामीबिया के संबंधों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में नामीबिया में इस समय मौजूद हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का ये वो देश है जिसके साथ भारत के रिश्ते इसकी आज़ादी से पुराने हैं। भारत 1946-47 में वो देश था जिसने सबसे पहले नामीबिया की आज़ादी का मुद्दा उठाया था। नामीबिया का दूतावास भारत में नामीबिया की आज़ादी से पहले ही खोल दिया गया था। भारत ने हमेशा नामीबिया का साथ दिया है, उसकी आज़ादी को मजबूत किया है। यहाँ तक कि भारत ने उस समय में अपनी शांति सेना के अगवा के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद को भेजा था, जिसने 1989 और 90 के बीच में नामीबिया के अंदर स्वतंत्रता के बाद हुए चुनावों की देखरेख भी की थी यूएन के मिशन के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा नामीबिया की 27 साल बाद कोई ऐसी यात्रा है जिसमें भारत का प्रधानमंत्री नामीबिया में मौजूद है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का वहां स्वागत किया गया। पारंपरिक रंग और जो छटा है वो देखने को मिली। भारतीय समुदाय के अंदर भी उत्साह की तस्वीरें दुनिया देख रही है। लेकिन ये यात्रा केवल रंग के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी जो हैं उन पर नजर होगी, क्योंकि ये नामीबिया के पास यूरेनियम का भंडार है जो भारत अपने लिए चाहता है। भारत चाहता है कि नामीबिया से यूरेनियम खरीदा जा सके। साथ ही नामीबिया के पास में ऊर्जा का भंडार भी है। वहां पर तेल और गैस की खोज हुई है और भारत तेल और गैस नामीबिया से आयातित करना चाहता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और रक्षा, ये वो इलाके हैं, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें भारत और नामीबिया अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम मुद्दों पर भारत और नामीबिया की साझेदारी न केवल मजबूत होगी, बल्कि भारत को अफ्रीका के इलाके के अंदर, अफ्रीका उपमहाद्वीप के अंदर अपने पैर मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
और अब हमारी दूसरी गुड न्यूज बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर किष्किंधा वन का शुभारंभ किया। इसीलिए हमारी दूसरी गुड न्यूज अयोध्या से ही आई है। अयोध्या में तैयार हो रहा जंगल। दरअसल सीएम योगी ने आज अयोध्या से एक पेड़ मां के नाम से महाअभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी की इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अयोध्या के पुराने वन वैभव को दोबारा स्थापित करने की कोशिश भी होगी। इस मौके पर सीएम योगी ने किष्किंधा वन का उद्घाटन करते हुए हर पेड़ भगवान का स्वरूप है, इसे बचाना हम सभी का धर्म है। हर प्रकार की वाटिका को लगाने का कार्यक्रम भी प्राचीन काल से रही है और प्राचीन काल से ही इसके संरक्षण के प्रति हमें एक नई प्रेरणा प्रदान होती रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब अयोध्या धाम में ये पूरा क्षेत्र आप देखते रहे होंगे कभी वीरान था, आज नई अयोध्या यहां पर बसने जा रही, एक नए स्वरूप में बसने जा रही है। देश और दुनिया के लोग अयोध्या में बसने के लिए आ रहे हैं। सरयू मैया के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, धरती माता के प्रति भी कर रहे हैं और वन विभाग के द्वारा रामायण काल के वृक्षों को फिर से स्थापित करके भगवान राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आम फलों का राजा माना जाता है, मगर रसीले आमों का आनंद लेने के लिए हर साल हमें गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आम आपको साल के हर महीने खाने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। आपका ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि सहारनपुर में किसान ने ये कर दिखाया है। तीसरी गुड न्यूज यही है, किसान के खेत में पूरे साल आम। इसको सच करके दिखाया सहारनपुर के एक किसान राजेंद्र अटल ने। राजेंद्र के दिल्ली रोड स्थित प्राकृतिक कुंज में पर्यावरण मित्र और अनुभवी किसान राजेंद्र अटल ने आम की एक अनोखी किस्म तैयार की है। ये विशेष आम की प्रजाति इतनी खास है कि मात्र 5 फुट ऊंचे पेड़ पर साल भर फल लगते हैं और ये फसल साल में 4 से 5 बार तक तैयार होती है। ये 12मासी आम की किस्म न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि ये किसानी के क्षेत्र में भी एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस पेड़ पर एक साथ आम के कई स्तर दिखाई देते हैं। वो टॉफी जैसे छोटे आम, चने के दाने जैसे 1 इंच मोटे आम और फुल साइज आम, जिससे ये पेड़ हर समय फलों से लदा रहता है। इस खास पेड़ से साल भर आम पाने का दावा करने वाले किसान राजेंद्र अटल से हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने बातचीत की। बहुआयामी किस्म है जिसमें एक साथ कोहोर, छोटा आम, बड़ा आम और सबसे बड़ा आम 4 किस्में एक साथ एक समय में तैयार हो रही हैं। 2-3 महीने पूरे वर्ष भर इसी तरह इस पर दृश्य रहता है। पूरे साल ये फल लगा रहता है और आगेती पछेती सारी इसमें कोहोर, फिर छोटा आम, फिर उससे बड़ा आम, फिर उससे सबसे बड़ा आम फुल साइज में। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास ये आम लटके हुए हैं, कुछ बैग डाला हुआ है जिससे चिड़िया पक्षी नुकसान न कर सके। बहुत ही लजीज स्वादिष्ट किस्म है ये और रसीली है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है ये वर्ष भर आती रहती है। तो करीबन कितने पेड़ आपके द्वारा ये तैयार किए गए हैं और इससे किसानों की जो आय है कितनी बढ़ेगी? देखिए, हमारा ये कृषि विविधीकरण को हमने अपनाया है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों पर हमारे प्रयोग चल रहे हैं। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय ने भी हमसे MOU किया, साइन किया है, वो भी हमारे साथ स्टडी करेंगे और हम भी कर रहे हैं। बात झारखंड के रामगढ़ की, जहां पर वन विभाग और रेलवे की संवेदनशीलता और सूझबूझ की वजह से एक हथनी और उसके होने वाले बच्चे की जान बच गई। इसके लिए रेलवे ने एक अनोखी पहल करते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन का परिचालन भी ठप कर दिया। ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है कि हथनी के लिए रुकी मालगाड़ी। दरअसल रेलवे ट्रैक पास हथनी को प्रसव पीड़ा हो गई, जिसके बाद रेलवे ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस ट्रैक पर 2 घंटे के लिए परिचालन रोक दिया। झारखंड के रामगढ़ में वन विभाग और रेलवे की संवेदनशीलता और सूझबूझ से एक हथनी और उसके बच्चे की जान बच गई।
हथिनी और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए रेलवे अधिकारियों ने एक कदम आगे बढ़कर मदद की और उन्होंने इसके लिए 2 घंटे के लिए उस जगह पर रेलवे का परिचालन रोक दिया। यह घटना पूर्व मध्य रेलवे में रांची कोडरमा मार्ग पर बरकाकाना और हजारीबाग स्टेशनों के बीच सरवाहा गांव के पास घटी। ये वो मार्ग है जिसे सक्रिय हाथी गलियारे का हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कुछ दिनों पहले 25 जून को हाथियों का एक झुंड गुजरा था, लेकिन इस झुंड से एक प्रेग्नेंट हथनी बिछड़ गई और वो सरवाहा गांव से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई। रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने के बाद हथनी को प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा से परेशान हथनी जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। हथनी की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी रामगढ़ के डीएफओ को दी। डीएफओ ने बिना वक्त गंवाए एक्शन लिया और सूझबूझ का परिचय देते हुए रेलवे के अधिकारियों से बात की। मामला ये था कि हमें फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया। वो हमें बताया कि चरही और देश के बीच में जो लाइन क्रॉसिंग है वहाँ से एक हाथी का झुंड गुजरने वाला है और हाथी का एक जो हथनी थी उसका बच्चा वहीं रेलवे क्रॉसिंग के बगल में ही हो गया था। इसके बाद रेलवे और झारखंड वन विभाग ने संकट में फंसी एक गर्भवती हथनी की सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम किया। इस कारण घने जंगल से होकर गुजरने वाली एक रेल लाइन पर उसके बच्चे का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चलती मालगाड़ी को रोकने का फैसला लिया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर हमें बताया कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए मूवमेंट जो भी है उस डायरेक्शन का बंद कर दीजिए। तो हम अपने सीनियर अथॉरिटी से बात किए, वो बताए तो बोले कि ठीक है, जब तक फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं तब तक आप मूवमेंट बंद करवा दीजिए। रेलवे ने इसके बाद उस ट्रैक पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। इसकी वजह से एक मालगाड़ी 2 घंटे तक रास्ते में रुकी रही। लगभग 2 घंटे तक मूवमेंट बंद रहा। उसके बाद जब फॉरेस्ट ऑफिसर बोले कि सारा हट झुंड निकल गया है, रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया है, तो फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। रेलवे के अधिकारियों ने अगर उस ट्रैक पर परिचालन नहीं रोका होता तो हथनी के ट्रेन से कुचले जाने का खतरा था। रेलवे ने उस ट्रैक पर तब तक परिचालन को बंद रखा जब तक कि हथनी ने अपने बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। उस रेलवे लाइन पर करीब 2 घंटे तक रेलवे का परिचालन को बंद करवाया। इस दौरान हथनी एक बच्चे को जन्म दी और सुरक्षित प्रसव होने के बाद हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर चली गई। हथनी के ट्रैक के नजदीक सुरक्षित प्रसव के बाद रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हथनी प्रसव के बाद अपने बच्चे के साथ जंगलों में सुरक्षित चली गई और कुछ देर के बाद ही वो जंगल में अपने झुंड के साथ मिल गई। उसके बाद रेलवे ने उस ट्रैक पर दोबारा ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। ड्रोन में एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है, जो रात में हाथी का झुंड जो दिखाई नहीं देता था नॉर्मल कैमरा से, उसको भी हम लोग थर्मल कैमरा से ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो हाथी का झुंड गांव के तरफ ना आए, इसकी हमारी भरसक कोशिश रहेगी। संकट में फंसी हथनी की सहायता में वन विभाग और रेलवे के साथ स्थानीय गांव वालों ने भी अहम भूमिका निभाई और जानवरों के संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका का पालन किया। इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे और वन विभाग की काफी तारीफ हो रही है। राजेश वर्मा, रामगढ़, गुड न्यूज टुडे। रामगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र के अकोला में भी वन्यजीव प्रेमी ने बगुलों की जान बचाई। यहां पर अकोला के रेलवे स्टेशन परिसर में एक नीम के पेड़ की बड़ी टहनी गिरने से उस पर बसे 60 से अधिक बगुलों की जान पर बनाई, लेकिन समय पर वन्यजीव प्रेमी के पहुंचने से उनकी जान बच गई। आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है कि बगुलों के लिए देवदूत बने शख्स की। दरअसल अकोला में भारी बारिश की वजह से बगुलों के घोंसले टहनी के साथ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। इस हादसे में कई पक्षी घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय नागरिकों और ऑटो चालकों ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए घायल पक्षियों की सहायता की और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मानद वन्यजीव रक्षक और सरमित बाल काल ने मौके पर पहुंचे और भारी बारिश की परवाह किए बगैर खुद की जान जोखिम में डालकर घायल बगुलों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित बचाया।
बात राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व की, जहां के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इससे राजस्थान के 2 जिलों के 108 गांवों के रहने वाले ग्रामीणों को न केवल फायदा होगा बल्कि बाघों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, बाघों को आराम और ग्रामीण होंगे मालामाल। सरकार की नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद किसानों को मुआवजे में अच्छी खासी रकम मिलने जा रही है। राजस्थान सरकार ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन का नोटिफिकेशन कर दिया है। इन 2 जिलों के 108 गांवों को बफर जोन में शामिल किया गया है। अब सरकार इन गांवों में रहने वाले लोगों को विस्थापन के लिए प्रेरित करेगी और इसके लिए उन्हें बड़े मुआवजे का ऐलान किया गया है। टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन में धौलपुर जिले के 60 गांव और करौली जिले के 48 गांव शामिल हैं, जबकि कोर एरिया में इन दोनों जिलों के 52 गांव शामिल हैं, जिसमें धौलपुर जिले के 26 गांव और करौली जिले के 26 गांव हैं। कोर इलाके का नोटिफिकेशन 2023 में ही किया जा चुका था, लेकिन अब सरकार ने बफर जोन का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत बफर जोन में जिन गांव की जमीन और मकान आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। अभी हाल ही में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के जो बफर एरिया है उसका नोटिफिकेशन हुआ है 6 जून 2025 को, और बफर एरिया के अंदर लगभग 108 विलेजेस आते हैं, जिसमें से 60 के लगभग जो गांव हैं वो धौलपुर जिले के अंदर स्थित हैं और बाकी के 48 गांव करौली जिले के अंदर स्थित। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अभी वर्तमान में 4 टाइगरों का मूवमेंट जो है वो निरंतर बना हुआ है। सरकार ने मुआवजे की रकम प्रति परिवार 15 लाख रुपए तय की है, लेकिन अगर एक ही परिवार में 21 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं तो उन्हें अलग परिवार मानते हुए उन्हें अलग अलग 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यानी किसी परिवार में 21 साल से ऊपर के 6 बच्चे हैं तो उस परिवार में 7 लोगों को 15-15 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इससे ऐसे परिवार को मुआवजे में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल सकती है। टाइगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मेरी जानकारी में आया है कि इस साल से ऊपर के इस परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको सरकार द्वारा 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट अच्छा है। टाइगर प्रोजेक्ट में परिवार में जितने भी 21 साल से ऊपर के सदस्य हैं उनको 15-15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और उनके क्षेत्र में जो भी काम आएगा युवाओं को पहली प्राथमिकता में नौकरी दी जाएगी। ऐसे में अब बफर जोन में आने वाले गांव के लोगों को ये इलाका खाली करने की अपील की जा रही है। धौलपुर के वन अधिकारी विस्थापित परिवारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विस्थापित परिवार के बेरोजगार युवाओं को टाइगर रिजर्व एरिया में रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने जो टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित जो गांव हैं उनके स्वैच्छिक विस्थापन के लिए पैकेज निर्धारित कर रखे हैं। उसके तहत स्वैच्छिक विस्थापन भविष्य में किया जाएगा और इसके लिए गांव वालों की सहमति मिलने के उपरांत इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। जो कैश पैकेज है उसके अंतर्गत लगभग प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने का प्रावधान है और जो परिवार में 21 साल से ऊपर जो बच्चा है उसको अलग परिवार मानते हुए मुआवजा राशि दी जाएगी। राजस्थान के धौलपुर जिले में 5 सेंचुरी है, जिनमें केशरबाग, वन विहार, रामसागर, चंबल अभ्यारण्य और धौलपुर सेंचुरी शामिल हैं। इसको मिलाकर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जो जंगली जानवर हैं जो वहाँ पर विचरण करते हैं उनके अंदर भी इजाफा होगा, उनकी भी देखभाल होगी और जो गांव जो आसपास आ रहे हैं करीब 108 गांव करौली और धौलपुर के अंदर इस धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में आ रहे हैं, इन सभी को विस्थापित किया जाएगा और इन लोगों को भी नौकरी या पैसा दिया जाएगा और उसके बाद विचरण करने के लिए काफ़ी जगह हो जाएगी और इसमें जो प्रे बेस है वो भी डेवलप किया जाएगा, तो जानवरों के लिए खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा दूसरे जानवर जैसे पैंथर है, वाइल्ड डॉग्स हैं, हाइना हैं, जयकाल हैं, इन सब को भी एक विचरण करने के लिए खुली जगह मिलेगी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का कोर एरिया करीब 599 स्क्वायर किलोमीटर का घोषित किया गया है और बफर एरिया 457 स्क्वायर किलोमीटर है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व एरिया है। राजस्थान में
रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया 1700 स्क्वायर किलोमीटर, सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर, बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एरिया 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया करीब 760 स्क्वायर किलोमीटर और 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन विभाग के मुताबिक टाइगर रिजर्व एरिया में 4 टाइगरों का मूवमेंट बना हुआ है, जिसमें बाघ T116 और T117 और उनके 2 शावक हैं। टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन में सबसे ज्यादा मानव और जानवर के बीच टकराव की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में बफर जोन से ग्रामीणों के विस्थापन से बाघों का संरक्षण तो होगा ही, ऐसे टकरावों में भी कमी आएगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान, गुड न्यूज टुडे। एक दिन बाद यानी 11 तारीख से सावन के पावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। शिव भक्तों का रेला अभी से ही सड़कों पर दिखने लगा है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कंधे पर कावड़ लेकर शिव भक्त भक्ति में लीन चले जा रहे हैं। हमारी 7वीं गुड न्यूज भी कावड़ यात्रा से ही जुड़ी हुई है और 7वीं गुड न्यूज है कावड़ियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम। कावड़ियों की यात्रा में किसी तरह की बाधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कभी पैदल, कभी नंगे पांव, कोई बाइक पर है तो कहीं ट्रकों के काफिले में शिव भक्त कांवड़ लेकर चल रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव और बोलबम की गूंज है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आस्था का महाकुंभ है। शिव भक्तों के दिल में भक्ति की ज्वाल है और इस बार श्रद्धा का सैलाब पहले से भी ज्यादा विशाल है और इंतजाम भी उतने ही मजबूत। हर साल सावन के महीने में शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य तीर्थों से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गांव शहर लौटते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। जल रेख के निकल रहे हैं यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे हैं। पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार। हाँ, चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या? आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लगभग 5 करोड़ कांवड़ियों के जुटने का अनुमान है। लिहाजा इतने बड़े आस्था के सैलाब को संभालने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। कांवड़ियों के लिए अलग सड़क मार्ग से लेकर रेलवे तक प्रबंध किए जा रहे हैं। सावन के महीने में रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए हरिद्वार तक रेल की संख्या को बढ़ाया गया है। जुलाई से 9 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन चलाने का एक प्रपोजल बनाया हुआ है, जिसमें 2 ट्रेनें 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक दिल्ली के डायरेक्शन में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार। और 11 जुलाई से 9 अगस्त तक हरिद्वार से लखनऊ और लखनऊ से हरिद्वार एक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उसके अतिरिक्त जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसेंजर सर्विस है दिल्ली से शामली के बीच में, दिल्ली से सहारनपुर के बीच में, उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। और जो भी देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से गाड़ियां ओरिजिनेट होती हैं तो उनके जो हरिद्वार के पास के सैटेलाइट स्टेशन हैं, जिसमें रायवाला है, मोतीचूर है, इनमें उनका टेम्पररी स्टॉपेज भी किया जाएगा। इस बार सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सफर में कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए पूरे जो कैमरा को एक सिक्योर सीसीटीवी फुटेज से कवर किया जाएगा और किसी भी तरह की अगर 139 या रेल मदद के थ्रू सिक्योरिटी रिलेटेड या कोई भी इस तरह की सूचना हम लोग को मिलती है तो उस पर इन सारी अतिरिक्त स्टाफ के थ्रू उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने आते हैं, लिहाजा उत्तराखंड सरकार भी आस्था के महाकुंभ को लेकर फुल तैयारी में है। खुद उत्तराखंड के सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें।
इसके अलावा बिहार और झारखंड में भी कांवड़ियों का सैलाब देखने को मिलता है। लाखों कांवड़िए झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। लिहाजा मंदिर में कांवड़ियों और भक्तों के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ सावन का मेला भी लगता है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 161 डॉक्टर यहाँ मौजूद रहे, 41 एम्बुलेंस रहेंगे, 22 एम्बुलेंस स्पेशल केस में जरूर मैं देने जा रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी गलियों में अगर कोई घटनाएं घटती है तो अपने श्रद्धालु को सीधे हम हॉस्पिटल पहुँचा दें। 300 स्पेशल मेडिसिन हमने परचेज किया है और 41 कैंप लगेंगे, वहाँ पर ये मेडिसिन उपलब्ध रहेगी। जाहिर है, सावन का पावन महीना शुरू होने से पहले ज्यादातर राज्यों में कांवड़ियों के लिए सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों के खाने पीने और ठहरने के भी पूरे इंतजाम हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और गाजियाबाद से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यदि 7 बजे की 7 अच्छी खबरें, देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।